आज हम अखंड भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। और जब अखंड भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं तो प्रथम उसकी निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उसके बारे में बगैर किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्व धारणा के, जो भी किसी जाति पंथ संप्रदाय का व्यक्ति है ऊपर उठकर के चिंतन करें। क्योंकि भारत की अखंडता भारतवर्ष के प्रत्येक निवासी के लिए उतनी ही संजीवनी की तरह से है जिस तरह से व्यक्ति के अंदर उसके प्राण निकलने के बाद केवल एक ढांचा रह जाता है। अखंड भारत एक भारतवर्ष की पूर्ण देह है और इस देह की पूर्णता इसकी हर एक कोशिका को पुष्ट करती है। इसलिए अखंड भारत भारत के प्रत्येक निवासी और भारतवर्ष की परिधि में रहने वाले सभी समाज, जाति, पंथ, संप्रदाय के लोगों के लिए उतना ही अनिवार्य है। इसलिए आज एक भारतीय होने के नाते हमें यह जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वज ब्रह्मा, मनु, ययाति, राम और कृष्ण ही थे। इतिहास में उन लोगों के इतिहास का उल्लेख हो जिन्होंने इस देश को बनाया, कुछ खोजा, आविष्कार किए, या जिन्होंने देश और दुनिया को कुछ दिया, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा। उनकी चर्चा किए बिना भारत की अखंडता की चर्चा नहीं हो सकती। महाभारत के भीष्म पर्व में वेद व्यास जी इसी अखंडता को उद्धृत करते हुए कहते हैं, सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरु नंदन, परिमंडलो महाराज द्वीपो चक्र संस्थित, यथा ही पुरुषः पश्चेदादर्शे मुखमात्मनः, एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले, द्वीरे अंशे पीपलस्तत्र द्वीर अंशे च शशो महान्। यह श्लोक भारत की अखंडता का दिग्दर्शन कराने वाला है जो महाभारत में प्राप्त होता है। इसका अर्थ है, हे कुरुनंदन सुदर्शन नामक ये द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार ये द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके दो अंशों में पीपल और दो अंशों में महान सस अर्थात खरगोश दिखाई देता है। अर्थात दो अंशों में पीपल का अर्थ है पीपल के दो पत्तों और अंशों में शस अर्थात खरगोश की आकृति के समान दिखाई देता है। आप कागज पर पीपल के दो पत्तों और दो खरगोश की आकृति बनाइए और फिर उसे उल्टा करके देखिए, आपको धरती का मानचित्र दिखाई देगा। यह श्लोक 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसका मतलब लोगों ने चंद्रमा पर जाकर इस धरती को देखा होगा, तभी वह बताने में सक्षम हुआ होगा कि ऊपर से समुद्र को छोड़कर धरती कहां कहां नजर आती और किस तरह की। पहले संपूर्ण हिंदू धर्म जम्बू द्वीप पर शासन करता था, फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यावर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, जिसमें संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र समाहित था। लेकिन मध्यकाल में लगातार आक्रमण, मतांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। ये कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके भी पूर्व जम्बू द्वीप था। कहना ये चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है। जिसे आर्यावर्त कहते हैं,
वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा मात्र है। जम्बू द्वीप में पहले देव, असुर और फिर बहुत बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई और विचारधाराओं के टकराव के चलते ये जम्बू द्वीप कई भागों में बढ़ता चला गया। वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 19 करोड़ साल पहले सभी द्वीप राष्ट्र एक थे और चारों ओर समुद्र था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अर्थात धरती का सिर्फ एक टुकड़ा ही समुद्र में उभरा हुआ था। इस इकट्ठे द्वीप के चारों ओर समुद्र था और इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पेंजिया। सवाल उठता है कि द्वीप कहाँ था और इस द्वीप पर क्या क्या था? क्या पेंजिया ही बना बाद में एशिया? वैज्ञानिक खोजों से पता चला कि हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र प्राचीन धरती है। पुराणों में कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत सबसे पुरानी धरती है। तिब्बत को वेद और पुराणों में त्रिविष्टभ कहा गया है, जहाँ सबसे प्राचीन मनुष्य रहते थे, जहाँ मानव ने सबसे पहले अवतरण लिया। प्रारंभिक वैदिक काल में कैलाश पर्वत धरती का मुख्य केंद्र हुआ करता था। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। ये हिमालय का भी केंद्र है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, वादियाँ, घाटियाँ और जंगली जानवर प्राचीनतम माने जाते हैं। हालांकि भूवैज्ञानिकों के एक शोध के अनुसार अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ मानी गई है, लेकिन तब वह जल में डूबी हुई थी। इस तरह बने द्वीप या महाद्वीप 20वीं सदी के दौरान भूवैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को स्वीकार किया, जिसके अनुसार महाद्वीप पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सरकते हैं, जिन्हें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही पृथ्वी के आकार को परिवर्तित करती रहती है। पृथ्वी की सतह पर 7 बड़े और कई छोटे टेक्टोनिक प्लेट होते हैं। वहीं टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होते हैं, टूटकर अलग होते हैं, जो समय बीतते महाद्वीप बन जाते हैं। इसी कारण से भूवैज्ञानिक इतिहास से पहले और आज के महाद्वीपों से पहले कई दूसरे महाद्वीप हुआ करते थे। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि महाद्वीपों के निर्माण में ज्वालामुखी, भूकंप के अलावा धरती की घूर्णन और परिक्रमण गति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पृथ्वी के अक्ष पर चक्रणन को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और ये घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड का समय लेती है। इसी से दिन व रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट व 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे उसी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होता रहता है। प्राचीन काल में संपूर्ण धरती में सिर्फ एशिया ही रहने लायक सबसे उत्तम जगह माना गया था। इस एशिया को हिंदू पुराणों में जम्बू द्वीप कहा गया था। हालांकि इसमें यूरोप के कुछ हिस्से भी शामिल है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहा जाता है इंदु शब्द से हुई है। ये इंदु ही इंडस हो गया। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आर्य किसी जाति का नहीं, बल्कि वैदिक विचारधारा वाले मानने वाले लोगों का नाम था, जिनका गुणवाचक शब्द है। और इसलिए वेदों में ये कहा गया कर्णवंतो विश्वमार्यम। आर्य यहाँ श्रेष्ठता का बोधिक। इसलिए हम विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, इसका अभिप्राय ये होता है। और भारत में जो बड़े बड़े ग्रंथ उसमें से बृहस्पति शास्त्र है, उसमें एक श्लोक प्राप्त होता है, हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर अर्थात वर्तमान में जो हिंद महासागर है, यहाँ तक ये देव निर्मित देश है, हिंदुस्तान कहलाता है। इसका मतलब हिंदुस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, लेकिन आज जिसे हिंदुस्तान कहते हैं वह क्या है? दरअसल वह हिंदुस्तान का एक हिस्सा मात्र है। प्राचीन काल में संपूर्ण जम्बू द्वीप पर ही आर्य विचारधारा के लोगों का शासन था, अर्थात
जो श्रेष्ठता के वाचक लोग थे वही लोग शासन कर रहे थे। जम्बू द्वीप के आसपास 6 द्वीप थे, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, साक एवं पुष्कर। जम्बू द्वीप धरती के मध्य में स्थित है। इसके मध्य में इलाव्रत नामक देश है। इस इलाव्रत के मध्य में स्थित है सुमेरु पर्वत। इलाव्रत के दक्षिण में कैलाश पर्वत के पास भारतवर्ष, पश्चिम में केतुमाल अर्थात ईरान के तेहरान से रूस के मास्को तक, पूर्व में हरिवर्ष अर्थात जावा से चीन तक का क्षेत्र और भद्राश्च वर्ष अर्थात रूस, उत्तर में रम्यक वर्ष अर्थात रूस और हिरण्यमय वर्ष ये भी रूस में शामिल था। उत्तुक वर्ष ये भी रूस का एक हिस्सा था। मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, चीन, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संपूर्ण क्षेत्र मिलकर के जम्बू द्वीप कहलाता था। इसलिए धरती के जो 7 द्वीप माने गए हैं उनके बारे में हमने सुना होगा, उनके नाम भी हम जानते होंगे, जैसे जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, साक एवं पुष्कर। इनमें से जम्बू द्वीप इन सभी के बीचों बीच में मध्य में स्थित है। एक श्लोक प्राप्त होता है, जम्बूद्वीपः समस्तानामे तेषाम मध्य संस्थितः भारतं प्रथमं वर्षं ततः किं पुरुष स्मृतम। जम्बू द्वीप को बाहर से लाख योजन वाले खारे पानी के वलयाकार समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। जम्बू अर्थात जामुन नामक वृक्ष की आकृति इस द्वीप पर अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम भी जम्बू द्वीप रखा गया, ऐसी मान्यता है। जम्बू द्वीप के 9 खंड थे, इलाव्रत, भद्राश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक है, इसके चतुर्दिक लवण सागर है। इस संपूर्ण 9 खंड में इजराइल से चीन, रूस से भारतवर्ष का क्षेत्र आता है। जम्बू द्वीप में प्रमुख रूप से 6 पर्वत थे, उनका वर्णन हमें भारत के वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान। अब हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे कि भारत हिंदुस्तान कैसे बन गया। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी, फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यव्रत नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन लगातार आक्रमण, मतांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। ये कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके बाद भी पूर्व जम्बूद्वीप था। कहना ये चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है। जिसे आर्यव्रत कहते हैं वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा मात्र है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो जम्बूद्वीप का एक अंश मात्र है। जम्बूद्वीप में पहले देव, असुर और बहुत सारे कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाइयों के बारे में हमने सुना होगा, और देव और असुर के संघर्षों के बारे में भी सुना होगा। लेकिन आज जब अखंड भारत की हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें भारतवर्ष किसने बसाया, भारतवर्ष कैसे बना, इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। हम जानते हैं त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु अर्थात स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निरंध्र को गोद लिया था, जिसका नाम नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राम के कुल में पूर्व में जो भरत हुए उनके नाम पर भी भारतवर्ष पड़ा। लेकिन हम और भी बहुत सारे नाम जानते हैं, लेकिन एक जानकारी और मिलती है, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी ऐसा कहा जाता है भारतवर्ष का नाम पड़ा। इस भूमि का चयन करने का कारण था कि प्राचीन काल में जम्बूद्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था
जहाँ रहने के लिए उचित वातावरण, और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यही विवस्ता नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा निवास करते थे। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया था और अग्निनंद्र को जम्बू द्वीप का राजा बनाया था। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमति को दिया वह भारतवर्ष कहलाया, और भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र। वायु पुराण में 31 से 37 और 38वें श्लोक में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिसको भी आज हमें कुछ उसके बारे में जानना चाहिए। उस श्लोक का संदर्भ भी अनिवार्य है। उस श्लोक में कहा गया है, स्वप्द्वीप परिक्रांतम जम्बूद्वीपम निबोधतय अग्निन्द्रम ज्येष्ठदायादम कन्यापुत्रम महाबलम प्रियव्रतो अभ्यश्चिंतन्तम जम्बूद्वीपेश्वरम नृपम तस्ये पुत्र बभूर्हि प्रजापति समोजसः ज्येष्ठो नाभिरेति ख्यातस् अस्य किं पुरुषो अनुजः नाभेरिहि सरगम वक्ष्यामि हिमां वम तनिबोधतः। इस तरह से जम्बूद्वीप, जिसका विस्तार संपूर्ण एशिया में था, और उस भारतवर्ष जिसको हम मानते हैं उसका विस्तार कहाँ तक था, ये भी हमें जानना चाहिए। आज अखंड भारत की चर्चा करते समय भारतवर्ष का क्षेत्र विस्तार भी हमें जानना चाहिए। भारतवर्ष का विस्तार, जिसको पारस अर्थात ईरान कहा जाता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, और जिस हिंदुस्तान की वर्तमान में मैंने चर्चा की वो क्षेत्र, म्यांमार, श्रीलंका, मालद्वीप, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाहौस, ये सभी क्षेत्र उस अखंड भारतवर्ष में शामिल थे। इसलिए इस अखंड भारत की जो चर्चा महाभारत काल में हुई, और हिंदुस्तान बनने की कहानी महाभारत काल में ही लिख दी गई थी, जबकि महाभारत काल में ये भारत का विस्तार कितना था इसकी चर्चा मैंने की है। महाभारत के बाद धीरे धीरे भारतवर्ष का विखंडन होता चला गया। कई विदेशी आक्रांत आते चले गए। इस देश पर यवनों का आक्रमण हुआ, और उसके बाद और भी कहीं ऐसे अन्य आक्रमणों के बारे में चर्चा प्राप्त होती है। लेकिन आज हम इसके आगे के हिस्से में प्रवेश करना चाहेंगे। बौद्ध काल में विचारधाराओं की लड़ाई अपने चरम काल पर चली गई थी। ऐसे में चाणक्य जैसे महान शिक्षक खड़े होते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक शासक को खड़ा करके भारतवर्ष को एकजुट करके एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास करते हैं। उस समय कालखंड तक जो ईरान का क्षेत्र है वो तक भारत में था। मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये भी भारत में सम्मिलित थे। लेकिन जब अशोक का शासनकाल आया तो भारतवर्ष का फिर से पतन शुरू हो गया। फिर भारत में अनेक आक्रमण हुए और धीरे धीरे सिंगापुर, मलेशिया, ईरान, अफगानिस्तान छूटते चले गए, और मध्यकाल तक आते आते हिंदुस्तान का जो वर्तमान क्षेत्र है उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक भी शामिल था। लेकिन 1947 के बाद भारतवर्ष का ये क्षेत्र हमारे से अलग होता चला गया, और वर्तमान जिस भारत को देख रहे हैं ये भारत माता का आज हमें क्षत विकसित रूप दिखाई देता है। प्रत्येक देशभक्त का हृदय रो पड़ता है जब इस स्वरूप को हम देखते हैं, क्योंकि वर्तमान में अहीगण, जिसको वर्तमान में अफगानिस्तान कहा जाता है, वो 1876 में हमारे बीच से चला गया। 1904 में नेपाल हमारे से अलग हो गया। 1906 में वो भू उत्तान, जिसको भूटान कहते हैं, वो भी टूट कर अलग हो गया। 1914 में वो स्वर्ग भूमि त्रिविष्टभ भी हमारा नहीं रहा। 1937 में वेदांत की अनुभूति, जिसको हम कहते हैं हम ब्रह्मास्मि का बोध कराने वाला ब्रह्म देश वर्तमान में म्यांमार है, वो भी हमारे हाथ से निकल गया। 1939 में वह सिंगल द्वीप भी श्रीलंका के रूप में हमारे से दूर हो गया। 1947 में मेरी माँ की 2 भुजाएं काट दी गई, और 1948 और 62 में मेरी माँ का मुकुट भी छिन्न विछिन्न हो गया। आज ये माँ की देह सिकुड़ गई है। फिर प्रश्न उठा है, ये माँ क्यों आज मलिन है, हम सबके रहते क्यों है दुखियारी। उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया, जिनके रहते उजड़े माँ की फुलवारी।
आज हमें फिर से ये संकल्प लेकर के चलना होगा और भारत के इस विखंडन की चर्चा को हम आगे दूसरे सत्र में बढ़ाएंगे, लेकिन आज इस जानकारी को हमें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। शेष चर्चा हम दूसरे सत्र में करेंगे।